ये आगे बेटा वालेकुम। एग्जांपल्स दी हुई थी ये वाली प्रोसेस कॉस्टिंग की, किया किसी ने? किया बेटा? आपने भी किया? एग्जांपल्स नहीं किए क्यों? तो आपका जुर्म है, डबल जुर्म है। एक छुट्टी ऊपर से, छुट्टी ऊपर से काम नहीं किया। जी जी, अगर नॉर्मल लॉस ना गिवन हो तो नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल लॉस हो, ऐसा भी हो सकता है नॉर्मल हो अब नॉर्मल ना हो, लॉस हो ही ना। जी, एक्सपेक्टेड आउटपुट मींस एस्टिमेटेड आउटपुट। क्या क्या? वो नॉर्मल लॉस होगा ना। देखिए, इनपुट में से 1000 यूनिट है, 20% नॉर्मल लॉस की आपको उम्मीद है 200 यूनिट का, तो बाकी जो 80% है इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेक्टेड आउटपुट है 800। अगर एक्चुअल आउटपुट आपकी 700 यूनिट्स है तो फिर इसका मतलब है कि इसमें से 100 का नॉर्मल लॉस है। टोटल 1000 की इनपुट है, नॉर्मल लॉस 20% हो तो 80% को कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। उस एक्सपेक्टेड आउटपुट में और एक्चुअल आउटपुट में जो फर्क होगा या तो वो सेम होंगी, अगर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हो जाए 900 हो जाए तो फिर वो नॉर्मल गेन है। अब नॉर्मल लॉस भी आ सकता है और नॉर्मल गेन भी आ सकता है। ठीक है, पता चल गया आपको? एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब होता है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस नहीं होता, अब नॉर्मल लॉस होता है कि एक्सपेक्टेड यानी एस्टिमेटेड आउटपुट से भी कम हो जाए या ज्यादा। और कोई सवाल? कल जो एग्जांपल दी थी आपने उम्मीद है की होंगी, जिन्होंने की हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की एग्जांपल्स, प्रोसेस कॉस्टिंग की एग्जांपल्स दी थी। अच्छा जी, अब वो जो एग्जांपल्स होती हैं उनके सॉल्यूशन गलत होते हैं कई दफा। क्या चीज? फिगर गलत लिखी हुई है, सही कर लो। वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, आप चेक करें, कॉन्सेप्चुअली आपका ठीक होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली आपका ठीक होना चाहिए, बाकी कोई मसला नहीं। जी, तो कोई मसला नहीं, अगले के नंबर नहीं कटते होते। हाँ, आंसर के नंबर ही नहीं है, एमसीक्यू थोड़ी है। बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ। वो आप जो पढ़ के आए हो ना पीआरसी, वहां आंसर इंपॉर्टेंट है। इधर आंसर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रोसीजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आंसर गलत है लेकिन प्रोसीजर सही है, बस पहले स्टेप में आपसे कैलकुलेशन को मिस्टेक हुई थी जिस वजह से आपका प्रोसीजर में फिगर गलत आ रही है, लेकिन आप प्रोसीजर सही परफॉर्म कर रहे हैं तो 70 to 80% मार्क्स आपको मिलेंगे, तभी तो पेपर पास होगा, नहीं तो यहाँ तो कोई पास ही ना हो बेचारा कॉस्ट में। कॉस्ट ऐसा पेपर है, जिसने भी पास होना है वो इसी बुनियाद पे होना है कि उसका एक या दो सवाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बाकी सवाल आधे 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 इतने सही होंगे, तो फिर ऐसे ही पास होते हैं लोग। मेरिट सर्टिफिकेट वाले एक्सेप्शन हैं, वो एक्सेप्शन तो दुनिया में पाई जाती है, वो आम लोग नहीं है, बल्कि वो लोग ही नहीं है, उनको कहता हूँ टर्मिनेटर है वो।
उन्हें भी नहीं पता होता कि हमने हमारा मेरिट सर्टिफिकेट आएगा, वो अल्लाह के करम से आ जाता है बस। हम्म। जो मेरिट सर्टिफिकेट वाला है, एक मेरिट सर्टिफिकेट लेता है, फिर उसको लगता है कि बस ठीक है, सीए कौन सा मुश्किल चीज है, फिर वो धड़ाधड़ लेना शुरू कर देता है। हाँ ये कह सकते हैं। वो मेरा एक स्टूडेंट था, उसके फाइनल के कुछ 6-7 सब्जेक्ट में से 4-5 में ना आया मेरिट सर्टिफिकेट सीए फाइनल में। जब मेरा सब्जेक्ट पढ़ा, मेरे में नहीं आया। मैं कहा यार साड़ी बारी आई थे, है तुमने सर्टिफिकेट, कहता सर ये तो किस्मत से आया, बस अब मैं को जानबूझ के तुमने ना किया। वो विद इन आर्टिकल्स ही क्वालिफाई कर गया था। अब तो हो गया उसको, मेरा ख्याल है 3 साल हो गया क्वालिफाई किए। बिलाल, यहाँ शायद तस्वीर भी लगी होगा। इंटर में भी उसकी किसी एक सब्जेक्ट में थी, मेरिट सर्टिफिकेट था। फाइनल में तो उसने हर सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग, बीएम, ऑडिट। चलिए। आप बताएं, यही एग्जांपल है आपकी? आपके पास जो एग्जांपल है, जरा चेक करें, यही है? हम्म। यही एग्जांपल है जिन्होंने किया है जी? आप में से किसी ने किया हो? जी जनाब। तो आंसर तो बताइएगा। ये जो पहली एग्जांपल है, इसमें कोई लॉस वॉस पता नहीं है कि नहीं है? ये मैंने वैसे एग्जांपल पता नहीं ये चेंज किए क्या है? एक मिनट है, चेक करें जरा डाटा यही है कि नहीं प्लीज। एग्जाम्पल 1.1 का, ये ना हो कि ये चेंज एग्जाम्पल हो। आप जरा चेक करें, आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं एंड पे है नोट्स में। हम्म। और जानो, ये वाली नहीं एग्जाम्पल, देखें डाटा, पहली एग्जाम्पल 1.1 का चेंज है। इसमें नॉर्मल लॉस आ गया मेरा ख्याल है, पहली एग्जाम्पल में। कोई नहीं, वो निकाल लेते हैं जिसमें नेट चल ही नहीं रहा। चलो हो जाओ डाउनलोड। नेट चल नहीं रहा लगता है, फाइल ही नहीं ओपन हो रही है, कौन सा नेट है?
ये जिसने एग्जाम्पल किया है उसको पता होगा, बाकी मेरा ख्याल है मैंने ये एग्जाम्पल थोड़ी और चेंज की है। चलो किधर गया सिस्टम, लगता है नाराज है। और जैन साहब कौन है, और किधर से आ गए आप? असी तो ऑनलाइन बच्चे ही नहीं वाड़ दे। अच्छा जी, देखिए जरा ये एग्जाम्पल 1.1 आपने की होगी, तो इसका आंसर किसी ने किया है? जरा आंसर टैली करना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है इसमें प्रोसेस 1 की मुझे बस बता दें कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है। प्रोसेस 1 की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है? 10 रुपए, 110 के 11, 110 आएगी क्योंकि 1000 यूनिट है। 110 रुपीज पर यूनिट आती है। ये एग्जाम्पल करने के लिए दी थी आपको, कल ये एग्जाम्पल 1.1 करने के लिए दी थी जनाब जी। क्या आंसर आता है इसका अगर किया आपने तो? जी भाई जान, आपने किया ये नहीं की? चलो ये करो फिर। हाँ ठीक है, ये कल टैली करेंगे फिर। अभी सब कर लो फिर टैली करेंगे। इसके आंसर नहीं है तो आपने अगर टैली ना की तो आपका ही नुकसान है, बाद में आप परेशान होंगे। ये प्रैक्टिस के लिए है? क्यों नहीं, कोई चेंज नहीं है। ये दी है एग्जाम्पल। नहीं है, नहीं मैंने कहा है उन्हें दें तो ले लो, ठीक है फोटोकॉपी से ले लें एग्जाम्पल। बड़ी पुरानी एग्जाम्पल है ये, अभी थोड़ी है। तो ये एग्जाम्पल आप कर लें 1.1, 2.1, 2.2, बल्कि आज तो 3.1 भी कर लेंगे आप, 3.1, 3.2 तक। आज के लेक्चर के बाद आप एग्जाम्पल 3.12 भी कर लेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने कल दी थी, फोटोकॉपियर से ले लीजिएगा, कल के पहले ही दी है मेरा ख्याल है। फोटोकॉपियर से ले लीजिएगा एग्जाम्पल। आज हम फिर कैटेगरी 2 करते हैं, बल्कि अगर आपने क्वेश्चन को पूछना है तो पूछ लें। प्रोसेस कॉस्टिंग की कैटेगरी 1 हमने मुकम्मल कर ली हुई है। कैटेगरी 2 प्रोसेस कॉस्टिंग की कैटेगरी 2 क्या है? कैटेगरी 2 का है क्वेश्चन 5 जी। देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन 5 कैटेगरी 1 का है कि कैटेगरी 2 का है। पांचवा, हाँ वो कैटेगरी 2 का है, वो 1 का नहीं है जी। कैटेगरी 2 कौन सी है? वो है प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। सबसे पहली बात है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो याद रखें, क्लोजिंग या ओपनिंग जो होता है वो पीरियड के हिसाब से होता है। पीरियड एंड को क्लोजिंग कहते हैं, पीरियड के स्टार्ट को क्या कहते हैं? ओपनिंग। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब होता है इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट्स। इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट्स एट द एंड ऑफ मंथ या पीरियड। मोस्टली इसमें मंथली डाटा होता है तो मैं मंथ लिख रहा हूँ। हमने 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन स्टार्ट की। हमने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की? इसमें से 10% का नॉर्मल लॉस हो गया। इसमें से एक्चुअल आउटपुट जो है, जो हमने बनाई वो 6000 बनाई, और वो अब आपको बता देगा कि जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो 2000 यूनिट्स है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या है कि इस 10,000 यूनिट्स में से 2000 यूनिट ऐसे हैं जो महीने के एंड तक कंप्लीट। एक्चुअल आउटपुट का मतलब है ये वो यूनिट है जो कंप्लीट हो गए ड्यूरिंग द पीरियड और अगले डिपार्टमेंट या प्रोसेस को भी चले गए हैं, ठीक है। अब अगर आप डिफरेंस देखें 6, 2, 8 और 1, 9, तो 1000 का डिफरेंस आ रहा है। वो जो 1000 का डिफरेंस होगा वो अब आपका क्या, वही एबनॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। समझ आती है?
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? इनपुट में से वो यूनिट जो महीने के एंड तक या पीरियड एंड तक याद रहते हैं इनकम्प्लीट है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट जो होते हैं ना, उनमें ये एक चीज दी होती है, उसको कहते हैं कंप्लीशन रेट। क्या कहते हैं उसको? ये पता होना चाहिए कंप्लीशन रेट क्या होता है। देखें, कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो 3 एलिमेंट से गुजर के बनती है, बल्कि 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट से बनती है। कितने एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के? कौन कौन से? यानी कोई भी प्रोडक्ट बनेगी तो उसके ऊपर 3 एलिमेंट्स लगते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तीसरा, ये तीनों एलिमेंट्स लगते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तीसरा एलिमेंट क्या है? एफओएच। जब किसी प्रोडक्ट पे मटेरियल भी पूरा लग जाता है, लेबर भी अपना पूरा काम कर लेती है, एफओएच का खर्चा भी पूरा हो जाता है, तो उसको कंप्लीट कहा जाता है। पूरे का मतलब है 100%। जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच 100% लग जाए, ये तीनों एलिमेंट प्रोडक्ट पे 100% लग जाए, तो ऐसी प्रोडक्ट को कहा जाता है एक्चुअल आउटपुट में चली जाएगी वो। और अगर आपका इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मुकम्मल नहीं लगा हुआ तो वो यूनिट इनकम्प्लीट है। वो यूनिट्स क्या है? ये भी एक तरीका है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को देखने का। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में जितने भी यूनिट्स होंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में जितने भी यूनिट्स होंगे वो आपको बताएगा उनका कंप्लीशन रेट, कि उस पर मटीरियल 100% लग चुका है, लेबर एफओएच वो कहेगा लेबर लगी हुई है 50%, यानी लेबर ने अभी 50% काम किया है और उसका टाइम लगा है, रिमेनिंग 50% अभी उसने अगले महीने करना है। और तीसरा एलिमेंट एफओएच कॉस्ट जो इनकर हुई है इसके ऊपर, ये अब्सॉर्ब हुई है, वो 40% हुई है। ये जो परसेंटेजेस दी हुई हैं, ये 3 क्यों दी हुई हैं? क्योंकि 3 एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट होते हैं। इन परसेंटेजेस को क्या कहा जाता है? इन परसेंटेजेस को क्या कहा जाता है? कंप्लीशन रेट। कंप्लीशन रेट एक्चुअल आउटपुट का नहीं देगा। एक्चुअल आउटपुट का क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसमें हर चीज 100% है। पहले एक्चुअल आउटपुट वाले यूनिट्स का कंप्लीशन रेट कितने परसेंट होता है? यानी उसमें मटेरियल भी पूरा लग चुका है, लेबर भी पूरी लग चुकी है, एफओएच भी पूरे लग चुके हैं। याद रखिएगा, वो यूनिट आउटपुट का पार्ट बन चुका होता है जो 100% सब कुछ लगा है। क्लोजिंग वाले यूनिट पे मटेरियल 100% लगा होगा, शायद लेबर कम लगी हो, एफओएच भी कम लगी हो। ऐसा भी हो सकता है मटेरियल 100 ना लगा हो, मटेरियल कितने परसेंट लगा हो? 80। ये जो परसेंटेजेस दी होंगी इनको क्या कहा जाता है? कंप्लीशन रेट। समझ आ रही है? ये परसेंटेजेस जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर या फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर है वो बताता है कि जनाब जो चीजें पड़ी हुई हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में वो कितने परसेंट कंप्लीट है। जी अच्छा, ये जो कंप्लीशन रेट है ये इस तरह लिखा जाता है, नॉर्मली ज्यादातर ये इस तरह लिखा जाता है, डायरेक्ट मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस बट कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर एफओएच को कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, इज एडेड इवनली। ये फिक्रा लिखा होगा और नीचे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट दिए होंगे 2000 यूनिट्स, और इसके साथ लिखा होगा 60%। अब बच्चे परेशान होते हैं कि एलिमेंट तो 3 होते हैं, यहाँ क्या, अब यहाँ कैसे पता चलेगा? देखिए उसने क्या डायरेक्ट मटेरियल कब ऐड किया जाता है? जब भी वो कह दे मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस या स्टार्ट ऑफ प्रोसेस, तो इसका मतलब है मटेरियल सारा ही शुरू में लग जाता है। मटेरियल दोबारा नहीं लगता, सारा शुरू में लग जाता है। समझ आ रही है? तो मटेरियल सारा शुरू में लग जाता है, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या होता है? ये साथ साथ लगती है इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। इवनली का मतलब होता है थोड़ा थोड़ी, बराबर बराबर, हर वक्त या हर मंथ लगती है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये जो आपके 2000 यूनिट्स है ना, अगर इनका कंप्लीशन रेट देखा जाए तो इनके ऊपर मटेरियल 100% लग चुका है इसकी वजह से, और इस पे जो कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, हाँ जी, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब लेबर और एफओएच इकट्ठा ही काउंट करना है, वो कितने परसेंट लगी है, ये परसेंटेज को क्या कहा जाएगा? कंप्लीशन रेट। अगर ये फिक्रा लिखा हो डायरेक्ट मटेरियल इज एडेड at the end of process but
conversion cost is added evenly। हाँ जी, और आपको क्लोजिंग के यूनिट्स में दे दूं, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट है 2000 और 60% लिख दूं। अब बताएं जी, अब इस केस में कंप्लीशन क्या होगी? उसने कहा है जब यूनिट मुकम्मल होते हैं तब मटेरियल लगता है, जब यूनिट मुकम्मल होते हैं तब मटेरियल लगता है। ये कोई पैकिंग मटेरियल होगा। कौन सा मटेरियल होगा? पैकिंग मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट के मुकम्मल होने पे लगता है। मटेरियल भी कई तरह के होते हैं ना, समझ आ रही? मटेरियल भी कई तरह के होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शलवार कमीज के सूट को पैक करने के लिए जो रैपर होता है वो पैकिंग मटेरियल एंड पे लगता है, लेकिन जो कपड़ा है वो शुरू में ले लेते हैं सारा जितना चाहिए होता है। कुछ चीजें साथ साथ लगती हैं, धागा, बुकरम। बताएं जी, अब इस केस में मटेरियल कितना लगा हुआ है? मटेरियल जो लगा हुआ है वो इसमें कितने % लगा हुआ है और कन्वर्जन कितनी लगी है? तो क्योंकि उसने ये कहा हुआ है मटेरियल इज एडेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। एट द एंड ऑफ प्रोसेस का मतलब है जब प्रोसेस मुकम्मल होगा, तो ये तो मुकम्मल ही नहीं है अभी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट जब मुकम्मल होंगे तब लगेगा, तो इसीलिए इसमें मटेरियल नहीं लगा हुआ, 0% है। कन्वर्जन कॉस्ट को 60% काउंट करेंगे। मटेरियल कितने % काउंट करेंगे? क्यों 0 क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि वो लगना ही एट द एंड ऑफ प्रोसेस है जी। उसके बाद वो ये भी लिख सकता है, ये वैसे मैं बता रहा हूं आपको ताकि आपको ये पढ़ना आ जाए। अगर मैं आपसे ये कहूं जी 50% डायरेक्ट मटेरियल is added at the start of process and remaining 50% is added at the end of process। Conversion cost is added evenly। जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं जी। बताएं जी, अब इस केस में बताएं मटेरियल कितना लगा होगा और कन्वर्जन कितनी लगी होगी? जी बताएं। मटेरियल 50% कब लगता है? स्टार्ट पे। बाकी कब लगेगा? वो जो बाकी ये लगने वाला वो तो नामुकम्मल है, वो तो लगा ही नहीं, इसका मतलब है क्योंकि मुकम्मल नहीं हुए। तो मटेरियल 50% कंप्लीट होगा, कन्वर्जन कितनी कंप्लीट होगी? रिमेनिंग 50% ऐड नहीं हुआ क्योंकि चीज मुकम्मल। ये क्या चीज मैं बता रहा हूँ आपको, क्या सिखा रहा हूँ मैं? कंप्लीशन रेट पढ़ना सिखा रहा हूँ, लोगों को ये पढ़ना नहीं आता जी। अगला डायरेक्ट मटेरियल, हाँ जी 60% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ प्रोसेस and remaining 40% material is added after inspection। कोई चीजें चेक की जाती हैं कि सही बन रही हैं कि खराब बन रही हैं। 60% मटेरियल कब ऐड होता है? बाकी 40% इंस्पेक्शन के बाद। इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड, inspection is performed when units are 35% complete। units are जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं 50% यहाँ लिखा हुआ है और 2000 यूनिट्स हैं जी जनाब। बताएं जी। अच्छा कन्वर्जन इज एडेड इवनली, ना भी लिखा हो तो इवनली है जी जनाब। बताएं इस केस में क्या होगा? 60% मटेरियल कब लगना है? इसका मतलब है स्टार्ट वाला मटेरियल तो लग चुका होगा, स्टार्ट ऑफ प्रोसेस वाला मटेरियल लग चुका होगा, और बाकी 40% मटेरियल कब लगना है? जब इंस्पेक्शन होगी। और इंस्पेक्शन कितने % पे होती है? ये वाले यूनिट 35% से आगे आ गए।
35% से आगे है ना, इसका मतलब है ये मटेरियल बाद वाला भी जो है लेटर ऑन सबसीक्वेंट मटेरियल वो भी 40% लग चुका है। कन्वर्जन कितनी लगी है? 50%। तो मटेरियल इसका मतलब है 100% लग चुका है। कितने परसेंट लग चुका है? नहीं समझ आ रही? यानी मटेरियल किस्तों में भी लग सकता है। और भाई जितनी किस्तें होंगी सारी चेक करनी पड़ेगी कि क्लोजिंग वाले यूनिट वहां तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। नहीं समझ आ रही? ये जो चीज थी ये क्या है? कंप्लीशन रेट। पढ़ना आ गया? समझ आ गया? अगर वो कहते हैं बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, एंड ऑफ प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस, बिगिनिंग में 100%, एंड में 0%, और ड्यूरिंग के लिए खास तौर पर देखना पड़ेगा, खास तौर पर देखना पड़ेगा कि वो ड्यूरिंग में किस पॉइंट को बेस बना रहा है। उस पॉइंट से पीछे है तो नहीं लगा, उस पॉइंट से आगे आ चुके हैं तो वो मटेरियल लग चुका है। अच्छा, अब इस कैटेगरी में जो आपकी प्रोसेस अकाउंट है और कॉस्ट पर यूनिट है, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट तो चेंज नहीं होगा। प्रोसेस अकाउंट में तो सिंपल ऐसे ही होगा कि आपने जो डेबिट साइड पर 1000 यूनिट्स अगर बनाना शुरू किए, मटेरियल लेबर एफओएस लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस लिखेंगे, आपको पता है। हाँ जी, एक्चुअल आउटपुट लिखेंगे। हमारी वाली एग्जांपल में चलो 10,000 ही थी शायद, ऊपर कितने 10,000 थे? 1,000? 10,000 यूनिट थे ना, मैंने मिसाल के तौर पे दिया। हाँ जी, 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन स्टार्ट की, नॉर्मल लॉस 1,000 है, एक्चुअल आउटपुट कितनी थी जनाब? 6,000। अब नॉर्मल लॉस नहीं पता था, लेकिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास था 2,000। तो अब नॉर्मल लॉस बैलेंसिंग फिगर कितने यूनिट्स आ गए? 1,000। मसला होगा ये तीनों फिगर मौजूद नहीं होगी, क्रेडिट साइड की तीनों कॉस्ट मौजूद, कॉस्ट पर यूनिट का तरीका चेंज होगा। अब किसका तरीका चेंज होगा? कॉस्ट पर यूनिट का तरीका। पहले आप कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते थे, तो अब मैं तीसरी चीज क्या बताने लगा हूं कि कैटेगरी 2, या आप ये ध्यान में रखें, जब भी कंप्लीशन रेट का जिक्र आ जाए, जब भी कंप्लीशन रेट आ जाए कि ये चीज इतने परसेंट कंप्लीट है या इतने परसेंट ऐड होता है, बिगिनिंग पे होता है, एंड पे होता है, जब भी कंप्लीशन रेट आ जाए तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालनी है। कैटेगरी 1 वाला तरीका नहीं है जनाब। कैटेगरी 1 में जो कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे वो फॉर्मूला ये था। वो फॉर्मूला क्या था? टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप ऑफ डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस, ठीक है। पहले इसको देखें, इनपुट यूनिट अगर हम देखें तो इस ऊपर वाली एग्जांपल में इनपुट कितने हैं, माइनस नॉर्मल लॉस करके कितने आते हैं? 10 में से 1 माइनस करें वो क्या आता है? अब ये तरीका इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि आप क्रेडिट साइड से एक एक करके जमा करेंगे। जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने आपसे कहा था क्रेडिट साइड से भी एक एक जमा कर सकते हैं। नॉर्मल लॉस को छोड़कर ऐड करें, कितना आता है? 9 ही आता है ना। इसका मतलब अब आपका ये वाला तरीका नहीं चलना। अब आपका तरीका क्या चलना है? एक्चुअल आउटपुट प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और प्लस एबनॉर्मल लॉस, और अगर एबनॉर्मल गेन हुआ तो वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप यूनिट्स निकालेंगे ना, इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि कुछ यूनिट 100% कंप्लीट होंगे, कुछ यूनिट 100% कंप्लीट। तो जितने परसेंट कंप्लीट है वो लेने हैं आपने, जितने परसेंट क्या है कंप्लीट है। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि आपने अब प्रोडक्शन यूनिट्स ऐसे निकालने हैं, इसका पूरा नाम क्या है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, ईपीयू कहते हैं इसको। जब भी मसला आता है ना कंप्लीशन या नॉन कंप्लीशन का, इतने परसेंट कंप्लीट, तब आपको इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस नहीं करना, ये वाला तरीका नहीं करना, इन तीनों को उठाना है आपने। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का फॉर्मूला ये होता है, एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट के यूनिट्स प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स जितने परसेंट कंप्लीट हैं, कंप्लीट प्लस या माइनस। अब नॉर्मल लॉस होगा तो प्लस कर देंगे, अब नॉर्मल गेन हुआ तो क्या कर देंगे? माइनस। अब नॉर्मल लॉस ऐड करें, अब नॉर्मल गेन क्या करना है? माइनस। ये अब आपके प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएंगे जो कॉस्ट पर यूनिट के नीचे आते हैं। अब आपका ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लग सकता। अभी मैंने फॉर्मूले का जो डिनोमिनेटर नीचे वाला पोर्शन है वो चेंज किया है।
पहले जो तरीका हम अपनाते थे वो डेबिट साइड वाला होता था, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। अब हमने डेबिट साइड से नहीं निकाली प्रोडक्शन, किस साइड से निकाली है? एक एक करके यूनिट जमा करने हैं। बस ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तमाम यूनिट का कंप्लीशन रेट सेम नहीं है, इस वजह से ये करना पड़ेगा। एक्चुअल आउटपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस या माइनस एबनॉर्मल गेन, और प्लस क्या करना है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। लिखें जी एक एग्जांपल, ये निकालना है आपने, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हैं आपने। उस एग्जांपल में हमने जो प्रोडक्शन स्टार्ट की थी 25,000 यूनिट्स है, 25,000 यूनिट की प्रोडक्शन स्टार्ट की। नॉर्मल लॉस 10% है इनपुट का, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है। एक्चुअल आउटपुट 20,000 यूनिट्स है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जी वो 1500 यूनिट्स है, 1500 यूनिट्स है। और इसके आगे लिख देंगे 50% कंप्लीट। 50% कंप्लीट, बस अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है सारा कुछ 50% लगा हुआ है, मटेरियल भी 50%, लेबर कन्वर्जन भी 50%। अब आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालें। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो चीज इक्वल नहीं है उसको बराबर इक्वल ट्रीट करो। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालें जनाब। जो इनकम्प्लीट यूनिट है उन्हें भी इक्वल टू कंप्लीट यूनिट ट्रीट करना है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो है इसके मुताबिक, जब कुछ नहीं कहा हुआ यहाँ पे अभी फिलहाल आपने इसको ही देखना है। ये लिखा मैंने 50% कंप्लीट का मतलब है सारी चीजें 50% है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताया, बल्कि यहाँ पे बता दिया, सॉरी, 50% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू ऑल कॉस्ट, मटेरियल लेबर सब कुछ 50% लगा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ऑल कॉस्ट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालें। जो यूनिट इनकम्प्लीट है उनका कंप्लीट पोर्शन लेना होता है। कितना आता है? 23,250। खैर जो और भी लोग निकाल लें, वो कहते हैं 23,250 आ रहा है। अब नॉर्मल लॉस है गेन है इसमें? दिया तो नहीं। अब नॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूं, नहीं है। ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है इसमें अब नॉर्मल लॉस है कि नहीं। ये ना हो कि मिस छोड़ दे, ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। अब वो चेक कैसे करते हैं? छोटा सा टी अकाउंट बना लो ताकि आपको पता चल जाए अब नॉर्मल लॉस आना है कि गेन आना है। आम सवाल में तो आप पूरा प्रोसेस अकाउंट बना रहे होंगे। हाँ जी बच्चों, हमने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की है? मैं यहाँ पे छोटा सा टी अकाउंट यूनिट्स में बना रहा हूँ। आई क्या भी बनाता है जब ब्रेकअप ना दिया हो। 25,000 यूनिट, नॉर्मल लॉस कितना है? 2500। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ तो पूरा लिखना होता है 1500। अब आप इसको बैलेंस करें, देखें क्या अब नॉर्मल लॉस आता है कि नहीं आता, कि अब नॉर्मल गेन आता है। फर्क कितने का है? 1,000 का अब नॉर्मल लॉस है। अगर आपने अब नॉर्मल लॉस ना देखा तो फिर फॉर्मूला पूरा सही नहीं लग सकता। ये देखना लाजमी है अब नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल गेन है। ये मैंने यूनिट्स में बना लिया टी अकाउंट छोटा सा प्रोसेस का। अब क्रेडिट साइड को देख के इसको इग्नोर करें, इन तीन चीजों को आपने जमा करना है तो ईपीयू आ जाना है। इसको भी इग्नोर करना है। क्रेडिट साइड से तीन चीजें जमा करनी है जी। तो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट प्लस क्या करना है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस के यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स।
एक्चुअल आउटपुट 20,000 है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट जो हैं 50% कंप्लीट है, तो इसका 50% पोर्शन लेना है। अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट कुछ नहीं बताया तो वो पूरे लेने हैं, जिनके मुतालिक कुछ नहीं बताया वो पूरे लेने हैं, पूरे लेने हैं। तो मेरा ख्याल है ये 20 और 21,750 यूनिट्स, ये आंसर है। ये प्रोडक्शन यूनिट्स काउंट होंगे। यानी आपका वो जो कॉस्ट पर यूनिट के नीचे आप पहले लिखते थे इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, अब अगर आपने इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस निकाला तो वो 25,000 माइनस 25 कुछ और आएगा। वो तरीका फॉलो है। और पता चल रहा है ये क्या किया मैंने, जो जो यूनिट जितने परसेंट कंप्लीट है वो उतने परसेंट काउंट करने हैं। इन तीन चीजों को जमा करें तो प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएंगे। जी, एक और एग्जांपल लिखें इसी तरह। हाँ जी, हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया 40,000 यूनिट्स की 40,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट किया। नॉर्मल लॉस 5% है। एक्चुअल आउटपुट 25,000 यूनिट्स है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 5,000 यूनिट्स है। 100% मटीरियल 60% कन्वर्जन। जी, 100% मटीरियल और 60% कन्वर्जन। रिक्वायरमेंट क्या है, अब आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकाले मटेरियल के लिए अलग और कन्वर्जन के लिए अलग, सेपरेट कैलकुलेशन करनी है। ईपीयू सेपरेट निकालने, मटेरियल के लिए अलग और कन्वर्जन के लिए अलग, क्योंकि कंप्लीशन रेट फर्क दिया हुआ है मटेरियल का और कन्वर्जन का। मटेरियल के हिसाब से यूनिट कितने कंप्लीट काउंट होंगे और कन्वर्जन के हिसाब से कितने काउंट होंगे कंप्लीट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर मटेरियल, फॉर्मूला तो वही है जो पहले था। इसमें भी पता नहीं अभी नॉर्मल लॉस आता है कि गेन आता है। लॉस आ रहा है, चेक कर लेना कितने का आ रहा है अब नॉर्मल लॉस। 40 की इनपुट है, 2,000 का नॉर्मल लॉस है, एक्चुअल आउटपुट भी 25,000 है, क्लोजिंग कितना है जी 5,000 है। तो टोटल 40 से टैली करें तो मेरा ख्याल है 25 5 30 30 और 2 32 8,000 का नॉर्मल लॉस आ रहा है। हाँ जी, अब आपने नॉर्मल लॉस को और इनपुट को छोड़ देना है, ये तीन चीजें उठानी है, तीन चीजें उठानी है। तो ईपीयू फॉर मटेरियल, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने मटेरियल के लिए। अब अलग-अलग निकालेंगे हर कॉस्ट के लिए। एक्चुअल आउटपुट कितनी थी 25,000, अब नॉर्मल लॉस 8,000, क्लोजिंग वाले जो 5,000 यूनिट है उन पे मटेरियल 100% लग चुका है, लेकिन उन पे कन्वर्जन कितनी लगी है, कन्वर्जन कितने परसेंट लगी है 60%। तो ये प्रोडक्शन यूनिट अब अलग-अलग आ जाएंगे, मटेरियल के लिए अलग, कन्वर्जन के लिए अलग। 25 और 8 33 38 और 36,000। ये अलग-अलग क्यों निकाले हैं, अब आपको अलग-अलग ही कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, मटेरियल के अलग, लेबर के अलग। ये अब नीचे फिगर एक नहीं आएगी, ये दो है, तो ये ऊपर से आपकी कॉस्ट भी ऐसे नहीं ली जाएगी। अब ये गलत है तरीका, ऊपर से भी अलग चेंज कर देंगे, अलग-अलग निकालेंगे। फिलहाल अभी ईपीयू आप निकाल रहे हैं। हमने पेपर पॉइंट व्यू से इस प्रेजेंटेशन को फॉलो नहीं करना, ये गंदी प्रेजेंटेशन है, एग्जामिनर इसको पसंद नहीं करता। ये जो प्रेजेंटेशन है आपने इसको इस तरह टेबल फॉर्म में करना है, हेडिंग देनी है ऊपर मटेरियल की पहले और उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हैं। एग्जामिनर ये भी देखना चाहता है कि आप क्या लिख रहे हैं, ये 25,000 क्या चीज है।
तो आप ना कॉलम में ये कैलकुलेट करेंगे जी, एक्चुअल आउटपुट कितने परसेंट कंप्लीट है। 25,000 यूनिट पे मटेरियल पूरा लग चुका है, मटेरियल के हिसाब से ये पूरे कंप्लीट है। अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट पे भी मटेरियल पूरा लग चुका है, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट हैं उन पे भी मटेरियल कितना लग चुका है, तो 5,000 पूरे। ये जमा करके जो आपका आंसर 38 ऊपर आया था वो इस तरह कैलकुलेट करना है। ये जो कॉलम हुआ है ये किस चीज की ईपीयू है, मटेरियल। आई कैप इस तरह कॉलम में पसंद करता है प्रेजेंटेशन, ये वाला ऊपर वाला तरीका अच्छा नहीं है प्रेजेंट करने के हिसाब से, ये बीकॉम में चलता है। कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, दोबारा ईपीयू निकालेंगे फॉर कन्वर्जन। जी, इसको पढ़ते कैसे हैं, 25,000 यूनिट पे मटेरियल पूरा लग चुका था, 25,000 यूनिट पे ही कन्वर्जन पूरी लग चुकी है। अब नॉर्मल लॉस वाले यूनिट पे भी कन्वर्जन पूरी लग चुकी है, लेकिन जो वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट है उन पे कन्वर्जन कितने परसेंट लग गया, तो 5,000 का 60% वो यहाँ ऐड करना है, 3,000। तो कितना आ जाता है, नहीं समझ आई, ठीक है। अब आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी ना, कॉस्ट पर यूनिट वो कैसे आएगी, कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, वो पहले की तरह नहीं आएगी, आपको कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट अलग निकालेंगे, मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये जो मटेरियल के ईपीयू आया, इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या है, ये वाले ईपीयू 36,000 यूनिट्स। वो जो आप स्क्रैप माइनस करते थे ना, स्क्रैप वो दोनों में से नहीं करना, वो मटेरियल में से लेस करना है, स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। क्या लेस करना है, यूनिट नहीं लेस करना है, यूनिट हमने इग्नोर कर दिया, यूनिट पहले ही लेस हुए हुए। तो आपने मटेरियल की कॉस्ट में से स्क्रैप लेस करना है, कन्वर्जन कॉस्ट में से दोबारा स्क्रैप लेस नहीं करना। तो होगा पता है क्या, ये पहले टोटल कॉस्ट होती थी, इस टोटल कॉस्ट के टुकड़े कर दिए मैंने, इसका पहला टुकड़ा मटेरियल अलग लिखा है, कन्वर्जन अलग लिखा है, और स्क्रैप दोनों में से लेस नहीं करनी, स्क्रैप किस में से लेस करनी, मटेरियल में से। ठीक है जी, और समझ आ रही है क्या कह रहा हूं, चलें इसका फॉर्मेट बना लें। कैटेगरी 2 का प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, तो वो बना लें जी। प्रोसेस 1 का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट मैंने पहले भी बनवाया था कि नहीं, फॉर्मेट पता नहीं वो बना था हमने कि नहीं बनाया था, बनाया था फॉर्मेट, किधर गया, ये कैटेगरी 1 का फॉर्मेट था ना, हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट कैटेगरी 2 का भी बनाना है, तकरीबन ऐसे ही होगा। तो आ जाए जनाब, प्रोसेस अकाउंट में फॉर्मेट में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आनी, वो वैसे ही बनना है। जी, डेबिट साइड पर मटेरियल आएगा इनपुट में, लेबर और एफओएच को अलहदा भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं, बेहतर आप इकट्ठा ही लिखें कन्वर्जन के नाम से। किस नाम से, कन्वर्जन लिखें तो बेहतर है, ज्यादातर सवालों में ये इकट्ठा ही दिया होगा, ज्यादातर में, ऑलवेज नहीं कह रहा, अलहदा भी दिया हो तो आप इकट्ठा कर दें टाइम बचाने के लिए, कन्वर्जन। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले क्या आता है, नॉर्मल लॉस किस वैल्यू पे, स्क्रैप वैल्यू पे, एक्चुअल आउटपुट आएगी, इसके यूनिट्स तो होंगे लेकिन कॉस्ट नहीं होगी टोटल, ये कॉस्ट नहीं होगी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के टोटल यूनिट्स होंगे लेकिन इसकी कॉस्ट नहीं होगी। जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो मिसाल के तौर पर प्रोसेस 1 में यहाँ पे क्या आ जाता है, बैलेंसिंग फिगर, तो यूनिट्स होंगे, इसकी भी कॉस्ट पर यूनिट नहीं होगी। क्रेडिट साइड पे आपके पास यूनिट्स तो अवेलेबल आ जाएंगे लेकिन कॉस्ट नहीं होगी,
अब इसके लिए आप नीचे वर्किंग करेंगे कॉस्ट पर यूनिट की। क्या वर्किंग करेंगे? तो यहाँ कॉस्ट पर यूनिट निकालने से पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। और हम टेबल फॉर्म में निकालेंगे। ये जो टेबल फॉर्म में नहीं जैसे प्रेजेंट किया था ये अभी, बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग देंगे, मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स अलग निकालेंगे, कन्वर्जन के लिए अलग निकालेंगे। मटेरियल के हिसाब से प्रोडक्शन यूनिट्स और निकलेंगे, कन्वर्जन के हिसाब से और। फॉर्मूला वही रहेगा जो पहले था। क्या नाम है, क्या फॉर्मूला था जनाब? एक्चुअल आउटपुट क्रेडिट साइड से उठाते जाएं। एक्चुअल आउटपुट, इस पे मटेरियल भी पूरा लग चुका होगा, कन्वर्जन भी पूरी लग चुकी होगी। अब नॉर्मल लॉस कुछ ना कहे तो पूरे पूरे, ये कम ज्यादा हो सकता है, इस पे बात आगे करेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट पे अकॉर्डिंग टू कंप्लीशन रेट जो भी होगा, जितने % कंप्लीशन रेट दिया उसके मुताबिक ये ईपीयू आ जाएगा। अब ये रटा रटाया फॉर्मेट है, इसके अंदर आपने फिगर्स प्लग इन करनी है। ये प्रोसेस 1 का है फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट है? प्रोसेस 1 का। जी जनाब। इसके बाद अब आपने कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग करनी है, स्टेप 2। पहले ये बहुत छोटी सी कैलकुलेशन होती थी, अब लेंथी हो जाएगी। मटेरियल की कॉस्ट अलग निकालेंगे अब, ये याद रखिएगा। अब अलग अलग निकलनी है। मटेरियल की कॉस्ट अलग निकलेगी, वो कैसे आएगी? ये जो मटेरियल की टोटल कॉस्ट ऊपर लिखी नहीं थी डेबिट साइड पे, हाँ जी, तो हम यहाँ पे अब नीचे मटेरियल की कॉस्ट इसी कॉलम के नीचे निकालेंगे। ये वाला जो कॉलम चल रहा है ऊपर, जो मटेरियल की हेडिंग नहीं दी हुई थी, इसी के नीचे मटेरियल की टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय जो ऊपर ईपीयू फॉर मटेरियल था, ये ऊपर वाला आंसर। इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट टोटल डिवाइडेड बाय ईपीयू फॉर, तो ये आंसर आ जाएंगे। इनको फिर एडअप कर लेंगे तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। बाकी अब ये मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा कि ये जो कॉस्ट पर यूनिट आई है, इसकी मदद से आप ये अपनी क्रेडिट साइड को फिल कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन में ही बताएंगे। फिलहाल अभी हम बस लिख रहे हैं कि जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी उसकी मदद से आपने फिलिंग करनी है। कॉस्ट पर यूनिट की मदद से फिलिंग करनी है, इसकी में भी कॉस्ट पर यूनिट की मदद से फिलिंग करनी है। जो भी कॉस्ट पर यूनिट आएगी उसकी मदद से आपने क्रेडिट साइड पे यूनिट से क्या करते जाना है? मल्टीप्लाई। लेकिन वो थोड़ा सा फर्क होगा। तो ये क्रेडिट साइड फिल करनी है आपने, किस बेस पे फिल करनी है? ये जो कॉस्ट पर यूनिट आई है। जी। अभी ये फॉर्मेट किस प्रोसेस का है? इसी तरह प्रोसेस 2 का फॉर्मेट बनाएंगे। किसका बनाएंगे? बनाए जरा फॉर्मेट। प्रोसेस 2 में क्या क्या आता है बताओ। हाँ जी, प्रोसेस 2 में क्या क्या आता है? प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाएंगे। अब ये जिसने साथ साथ ना किया उसका बेड़ा गर्क हो जाना। और मैं बताऊं, इसमें से लाजमी सवाल आता है चैप्टर में से, चाहे अकेला आ जाए चाहे किसी और के साथ मिलके आ जाए। इस दफा इसकी कैटेगरी 3 या 4 का ही है चांस। कैटेगरी 4 में कराऊंगा उसका चांस है। तो ये ना हो कि आपको वहां बैठे हो और आप सोच रहे हो कि काश मैं कर लेता या कर लेती। तो काश बड़ी बुरी चीज है। हम्म। गुजरा वक्त हाथ नहीं आता फिर। चलो जी। प्रोसेस 2 में क्या होगा, ये जो आपका एक्चुअल आउटपुट का आंसर है ये आगे कहलाएगा मटेरियल रिसीव्ड। मटेरियल रिसीव्ड। जी जनाब। क्या 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 दोबारा बताएं।
ये कह रहे हैं प्रोसेस 1 का क्लोजिंग प्रोसेस 2 का ओपनिंग होता है। नहीं, गलत है। मैंने आपको बात शुरू जहां से की थी ये वहीं चले गए। मैंने कहा था क्लोजिंग ओपनिंग पीरियड वाइज होता है, प्रोसेस वाइज नहीं। अगले प्रोसेस में नामुकम्मल चीजें भेजने लगे हो। नामुकम्मल चीजें तो अगले प्रोसेस में जाती ही नहीं। ये जो क्लोजिंग होगा ना, क्लोजिंग की क्या नाम है, ये जो क्लोजिंग होगा ये इसी प्रोसेस 1 का अगले महीने का ओपनिंग बनेगा। प्रोसेस 1 का क्लोजिंग प्रोसेस 1 का ही अगले महीने का क्या होगा। तुसी प्रोसेस चेंज की जाते हो, गलत है। ये बात आपको फिर याद नहीं है, समझ नहीं आई कि प्रोसेस से मुकम्मल होके चीजें आगे जानी है, नामुकम्मल चीजें तो जानी नहीं। नामुकम्मल चीजें जो बंदा आगे भेज रहा है वो गलत कर रहा है। यानी आप समझ रहे हैं इसमें से ये एक्चुअल आउटपुट भी अगले प्रोसेस में जा रही है, अब नॉर्मल लॉस भी अगले प्रोसेस में जा रहा है, क्लोजिंग भी अगले प्रोसेस में जा रहा है, तो गलत है। सिर्फ क्या चीज अगले प्रोसेस में जाएगी, बाकी क्यों नहीं जाएंगी। अब नॉर्मल लॉस तो वैसे ही पीएलएस में चला जाना है, और ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब है इस प्रोसेस में नामुकम्मल काम है तो वो अगले महीने मुकम्मल होगा। भाई नहीं समझ आ रही, ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि क्लोजिंग का मतलब होता है महीने के एंड पर, मंथ एंड पर, ये शुरू किया था। मंथ एंड पर जो इनकम्प्लीट प्रोडक्शन है और वही अगले महीने की ओपनिंग होगी, तो वो मंथ वाइज होती है। या प्रोसेस ना चेंज करें, प्रोसेस अगर आपने चेंज कर दिया तो काम खराब हो जाना। तो मटेरियल रिसीव्ड आएगा इस महीने में जो आया, उसके अलावा प्रोसेस 2 में क्या आएगा, मटेरियल एडेड आएगा, और उसके अलावा क्या आएगी, कन्वर्जन कॉस्ट एडेड। तो ये टोटल करेंगे, नॉर्मल लॉस आएगा स्क्रैप वैल्यू पे। मैं नॉर्मली प्रोसेस 2 का जब फॉर्मेट बनाता हूँ तो सेकंड प्रोसेस में मैं अब नॉर्मल गेन निकाल देता हूँ समझाने के लिए। एक्चुअल आउटपुट आ जाएगी लेकिन इसकी कॉस्ट नहीं होगी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा, उसके भी यूनिट्स होंगे, कॉस्ट नहीं होगी। जब आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा हो तो डिफरेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब नॉर्मल गेन। मैं फॉर्मेट हमेशा इसी तरह बनाऊंगा, बाकी पेपर में तो अब नॉर्मल गेन पहले प्रोसेस में भी आ सकता है। अब आपको ये 3 फिगर्स पूरी करने के लिए दोबारा क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट और ईपीयू पर यूनिट। तो इसमें वर्किंग नंबर 2 होगी कॉस्ट पर यूनिट। अब प्रोसेस 2 में जो ईपीयू बनेगी ना, प्रोसेस 2 में कौन सी इक्वल प्रोडक्शन यूनिट बनेंगे, उसमें 3 कॉलम होंगे, कम से कम 3 कॉलम। बाकी आपकी मर्जी, आप इकट्ठा भी बना सकते हैं। ये जो मटेरियल रिसीव की टोटल कॉस्ट है, मटेरियल एडेड की देखिए डेबिट साइड पे ये 3 कॉस्ट है ना, तो 3 कॉलम है, 4 भी बन सकते हैं अगर लेबर एफओ चलेदा हो। तो इसमें एक कॉलम मटेरियल रिसीव का बनेगा फ्रॉम प्रोसेस 1, एक कॉलम किसका बनेगा। अब कुछ बच्चे ये इकट्ठा बनाते हैं, वो भी ठीक है, बल्कि आई कैप तो 99% केस में इकट्ठा ही बनाते हैं, रिसीव और एडिड। वो कहते हैं मटेरियल का कॉलम बनाओ, ये रिसीव एडिड अलग रखने की जरूरत नहीं है। ये आपकी ना डाटे से पता चलता है कि ये फिक्स नहीं है कि ये इकट्ठा बनाना है कि अलहदा बनाना है। कन्वर्जन और मटेरियल ने तो अलहदा होना है, बाकी मटेरियल रिसीव्ड और एडिड मैं अलहदा बनाता हूँ, आई कैप इकट्ठा ही बनाता हूँ। आई कैप इकट्ठा ही बनाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको अलहदा बना दो, अगर इसका आंसर सेम आना हो तो इकट्ठा भी बन सकता है। तो इसमें क्रेडिट साइड को देख के आपने बनाना है जी। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले क्या है, एक्चुअल, जितने यूनिट एक्चुअल आउटपुट में उन पे मटेरियल सी पूरा लग चुका है, उन पे मटेरियल एडिड भी पूरा लग चुका है, उन पे कन्वर्जन भी पूरी लग चुकी है। अच्छा जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट जो हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट, ये क्लोजिंग प्रोसेस 1 का है 2 का है। तो प्रोसेस 1 से जब चीजें आई थी तो मुकम्मल होके आई थी, ना मुकम्मल आई। इसका मतलब है जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट हैं उन पे पूरा मटेरियल रिसीव लगा हुआ है, क्योंकि वो पहले मुकम्मल होकर आए। मटेरियल एडिड आपको परसेंटेज के हिसाब से लेना है, और कन्वर्जन भी परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ परसेंटेज क्यों नहीं लगानी, क्योंकि एक्चुअली जो मटेरियल रिसीव होता है, जो चीजें मुकम्मल होकर रिसीव हुई थी, ये कभी नामुकम्मल नहीं हो सकता। हाँ, कम ज्यादा हो सकती है, आपकी अपनी कॉस्ट। प्रोसेस 2 मटेरियल ऐड कर रहा है, प्रोसेस 2 ही कन्वर्जन ऐड कर रहा है, ये कम ज्यादा हो सकती है। मटेरियल रिसीव कभी भी
नामुकम्मल नहीं होगा। क्या कहते हैं इसको? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट पे मटेरियल रिसीव जब लग के आया था तो पूरा लग के आया था, मटेरियल ऐड आपने करना था और कन्वर्जन ऐड आपने करनी थी, वो नामुकम्मल हो सकती है। इसके बाद आगे क्या है? एबनॉर्मल लॉस है कि गेन है? एबनॉर्मल गेन है तो वो माइनस करते हैं। फिलहाल एबनॉर्मल गेन में मैं कोई परसेंटेज नहीं बता रहा, लेकिन आगे जाके वो आ जाएगी थोड़ी सी। तो ये ईपीयू आ जाएगा, 3 फिगर ईपीयू की आएंगी, बाकी 2 भी निकाल सकते हैं, 2 कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4, कम से कम 2 क्यों? ये मटेरियल के कॉलम जमा इकट्ठे कर लेते हैं, मोस्टली इनका आंसर सेम आ रहा होता है। जब आपको सेम आंसर लग रहा हो ना तो आप इनको इकट्ठा बना सकते हैं। इसके बाद आपने क्या निकालनी है? ईपीयू के बाद क्या निकालनी है? इन तीनों की अलग-अलग कॉस्ट पर यूनिट। जी, तो वो जो प्रोसेस की डेबिट साइड पे नहीं लिखी हुई मटेरियल रिसीव की कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू, मटेरियल एडेड की कॉस्ट, इसमें से स्क्रैप लेस करेंगे नॉर्मल लॉस का, डिवाइडेड बाय ईपीयू। ये डिबेटेबल है कि किस मटेरियल में से करें, जिस मर्जी से कर दें। अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर इकट्ठे में से कर दें, यानी मैं नॉर्मली एडेड में से लेस करूंगा अगर सेपरेट करूंगा। ये ईपीयू इधर आएगी, ये ईपीयू इधर आएगी और ये वाली ईपीयू यहाँ आएगी। इसकी बेस पर अब आपकी क्रेडिट साइड मुकम्मल होगी ये, और ये एबनॉर्मल गेन भी होगा। ये कॉस्ट पर यूनिट आने के बाद इन सबको जमा करेंगे तो ये फॉर्मेट है, लेकिन डेफिनेटली ये जब तक आप सवाल नहीं करेंगे ये आपको आधा अधूरा सा पता चल रहा है कि ये करना क्या है। अब आपकी कॉस्ट पर यूनिट बड़ी लेंथी हो गई है, पहले बड़ी शॉर्ट सी थी, इसीलिए ये अलहदा 4 नंबर की अलहदा रिक्वायरमेंट भी आ जाती है कि ईपीयू निकालो और कॉस्ट पर यूनिट निकालो। बस क्या निकाले? ईपीयू, या सिर्फ ईपीयू निकालने को कह देता है 4 नंबर के लिए। आपको पेपर में कैसे पता चलेगा ईपीयू कैलकुलेट करना है? जब भी कंप्लीशन रेट का जिक्र हो, या ये हो कि मटेरियल बिगनिंग पे लग रहा है, एंडिंग पे लग रहा है, लॉस बिगनिंग पे हो रहा है, एंड पे हो रहा है, इस तरह का कोई भी लफ्ज लिख देना या कंप्लीशन रेट कोई भी दे दे, तो फिर आपको ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाला ये जो ईपीयू वाला तरीका ये लगाना पड़ेगा। आज जरा नोट्स पे एक सवाल करते हैं, तब हमें को थोड़ा समझ आएगी। क्वेश्चन 6 पर आ जाए, नोट्स के क्वेश्चन 6 पर आ जाए। नोट्स के क्वेश्चन 6 पर आ जाए। पास पेपर के ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नोट्स के क्वेश्चन 6 पर आ जाए। डाटा एक दफा पढ़ लें आप बच्चे, शाबाश खुद। फिर एक कॉलम बना जी। क्वेश्चन में वो क्या कहता है? कैलकुलेट करें जी किस चीज की वैल्यू, यानी जो प्रोसेस की क्रेडिट साइड पर एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू होती है वो निकाली, और किस चीज की वैल्यू निकालनी है? कॉस्ट या वैल्यू, और फिनिश गुड्स की कॉस्ट या वैल्यू। ऊपर उसने नामुकम्मल प्रोसेस अकाउंट आपको बना के दिया हुआ है। डेबिट साइड पे इनपुट कितने यूनिट्स की है? मटेरियल की कॉस्ट अलहदा दिया है, लेबर अलहदा दिया है, एफओएच अलहदा दिया है, फिनिश गुड्स एक्चुअल आउटपुट है। यूनिट्स तो बताएं, ये कॉस्ट मिसिंग है, ये मांगी है उसने आपसे। नॉर्मल लॉस स्क्रैप पे दिया होगा, ये 700 असल में स्क्रैप वैल्यू होगी। वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस एक ही चीज है, ये क्लोजिंग है क्योंकि नीचे लिखा हुआ है
देयर वाज, तो ये जो क्रेडिट साइड पे आता है ये 700 यूनिट का क्लोजिंग, खुद भी कह दिया उसने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इसकी ये कॉस्ट नहीं है। लेकिन उसने ये कंप्लीशन का रेट दिया हुआ है, मटेरियल कितने परसेंट कंप्लीट है, लेबर और एफओच का कंप्लीशन रेट अब अलग-अलग दिया है, तो अब आपको ईपीयू में इकट्ठा कॉलम नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना इकट्ठा कॉलम, तीनों का कंप्लीशन रेट अलग-अलग दिया हुआ है, तो जब कंप्लीशन रेट अलग-अलग होगा तो ईपीयू भी अलग-अलग निकालेगा। मटेरियल यानी ये कॉलम अब जो दो बनाते थे ना, हम दो यहाँ पे मटेरियल और कन्वर्जन, अब हमें कितने बनाने पड़ेंगे, तीन। मटेरियल 100% कंप्लीट है, लेबर 50%, कन्वर्जन यो एफओच कितने परसेंट है। अब नॉर्मल लॉस नहीं बताया, देखो कितना आता है अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कितना आता है, डेबिट साइड के यूनिट और क्रेडिट साइड के यूनिट पे देखो तो कोई फर्क है। अब नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का आता है, इसका मतलब है उसने पूरा प्रोसेस अकाउंट बनाने को तो नहीं कहा, उसने क्या कहा है सिर्फ ये वैल्यू निकालो। इसका मतलब है पूरा प्रोसेस अकाउंट तो उसने बना दिया, बस हमने ये जो क्रेडिट साइड की चीजें हैं वो पूरे करने के लिए हमें ईपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, और ये तीन फिगर जो क्रेडिट साइड की कॉस्ट है ना, ये जिन पे मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया ये आपने निकालनी है। बात समझ आ रही है, तो प्रोसेस अकाउंट खुद ही मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन पूरा प्रोसेस अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट। तो अब मैंने इन चीजों को पूरा करने के लिए पहले क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट इक्विवेलेंट, क्योंकि आपको पता है ये क्रेडिट साइड तभी फिल होती है जब कॉस्ट पर यूनिट है। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। कैसे पता चला इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जी जो बच्चा निकाले वो आंसर बता दे। प्रोडक्शन यूनिट्स कंप्लीशन रेटिंग बता देता है कितनी कॉलम बनेंगे, तो मटेरियल का एक कॉलम बनेगा, मटेरियल के हिसाब से यूनिट्स निकालें, लेबर के हिसाब से निकालें क्योंकि यहाँ कंप्लीशन रेट अलग है, और ओवरहेड्स के हिसाब से निकालें। फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल ऑफ लफ्ज उसने प्लस एबनॉर्मल लॉस प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के कंप्लीटेड यूनिट्स। जी हाँ जी, क्या आता है एक्चुअल आउटपुट कितनी लिखेंगे, जी एक्चुअल आउटपुट कितनी लिखेंगे, 2750 यूनिट्स पे मटेरियल पूरा लग चुका है, 2750 यूनिट्स पे लेबर पूरी लग चुकी है, और एफओएच भी पूरा लग चुका है 2750 पे। अब नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का है, 150 यूनिट्स पे मटेरियल पूरा लग चुका है, 150 यूनिट्स पर लेबर पूरी लग चुकी है, 150 यूनिट्स पे ओवरहेड्स पूरे लग चुके हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात करें तो मटेरियल कितने परसेंट लगा है, 700 यूनिट्स पे मटेरियल पूरा लग चुका है, 700 यूनिट्स पे लेबर 50% लगी है, और 700 यूनिट्स पे जो एफओएच लगे हैं वो 40%। 700 यूनिट्स कहाँ से पता चले, वो क्लोजिंग के लिखे। तो अब आपने इसका टोटल कर लेना है, कितना आता है 3600, 32। अब आप देखें ये सबके आंसर डिफरेंट होंगे तभी ये सेपरेट कॉलम बने हैं। अगर ये एक आंसर आना होता ना, ये सेम आंसर आना हो तो आप इन सबको इकट्ठा भी बना सकते हैं, सबको, ये आपकी जजमेंट है। अगर जवाब सेम आना है तो इकट्ठा बना दो, अलग अलग आने दो। इसके बाद क्या करेंगे जनाब, बताएं जी, कैलकुलेटर पकड़े जरा मुझे बताएं मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी। हाँ जी, मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी है, 16,000 की टोटल कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप
अब टोटल नहीं लेना, अब एक एक को अलग लेना है, डिवाइडेड बाय 3600। लेबर के केस में लेबर की कॉस्ट कितनी है, 8125 डिवाइडेड बाय 3250 यूनिट्स। एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट है 3498 रुपीज डिवाइडेड बाय एफओएच के हिसाब से जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तो ये पर यूनिट कॉस्ट 3 आ जाएंगी। 16,000 माइनस 700, जी बताओ भाई क्या आती है, सॉरी एग्जैक्ट 2 पॉइंट और ये 1 पॉइंट, इसका टोटल कर लें। पहले जो आप वो फॉर्मूला लगाते थे ना, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल, उससे जो सॉल्व करके ये वाला जवाब आता था। अब आपका जवाब अलग-अलग आ गया, फिर आप इस तक पहुंच रहे 7.8 तक। ये तरीका आप लग नहीं सकता क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है कंप्लीशन का, जो पहले तरीका लगाते थे। अब आपने अपनी क्रेडिट साइड को फिल करना है। किसको फिल करना है, क्रेडिट साइड को। तो क्रेडिट साइड पे सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा था, फिनिश गुड्स की कॉस्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे नीचे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। फिर हमने क्या लिखना है, ये हमारा मेन सोल्यूशन है, मेरा ख्याल है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है शायद, या जो भी नजर आ रहा है आपको। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस के बाद तीसरी चीज क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। चेक करें बेटा जरा कैलकुलेटर पे, करना क्या है आपने, सिंपल सी बात, ये जो आपने अभी वर्किंग की थी इसी वर्किंग से फिलिंग फिलिंग करनी है। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, अलग अलग वाली कॉस्ट 4 पॉइंट इनटू एक्चुअल आउटपुट में 2750। कैलकुलेटर पे आप करेंगे 4.25 इंटू 2750 प्लस 2.5 इंटू 2750 प्लस 1.1 इंटू 2750 यूनिट्स, यानी इंडिविजुअल कॉस्ट पर यूनिट जो आई है ना, इनको मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स करते जाए। 4.25 इंटू कैसे होगा, 4.25 पर यूनिट का मटेरियल है, और मटेरियल के हिसाब से कितने यूनिट्स हैं, 2750 प्लस लेबर के हिसाब से कितनी कॉस्ट पर यूनिट है, 2.5 इंटू, मेरा ख्याल है यूनिट तो सेम ही है, और एफओएच के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट है 1.1। तो यूनिट कौन से लेने हैं, जो फिनिश गुड्स के ये यूनिट थे 2750। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस में भी करेंगे जी। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैसे आएगी, 4.25 इंटू 150, 2.5 इंटू 150, 1.1 इंटू 150, 150 यूनिट्स। इंडिविजुअल कॉस्ट निकाली है तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ बच्चे शॉर्टकट लगाते हैं, वो लगा सकते हैं आप, फिलहाल अभी मैं शॉर्टकट बता नहीं रहा, शॉर्टकट भी लग सकता है। नहीं समझ आ रही है, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट इंटू यूनिट्स, टोटल कॉस्ट निकालनी है ना। तो मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, एफओएच, 3 एलिमेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, इधर भी 3 एलिमेंट्स ही हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में भी 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब पता नहीं ये क्या आता है, पहला क्या आता था, 21588, ठीक है आगे नेक्स्ट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, 4.25 पर यूनिट इनटू, हाँ जी क्लोजिंग के लिए ये करेंगे 4.25 इंटू 700 यूनिट, 2.5 इंटू 350 यूनिट। देखिए यूनिट भी फर्क है, अलग अलग है। हाँ जी कितना आता है, 4.25 इंटू 700 यूनिट्स प्लस 2.5 इंटू
350 यूनिट्स प्लस 1.1 इंटू जी 5653 4 होगा 5654 हाँ 3 ठीक है। क्या चीज चेक कर लो 4158 है। चलो ये 7 4157 ये 8 और चलो 4157 यानी यहाँ पे ये आया 21588 क्लोजिंग कितना आया 4157 और एबनॉर्मल लॉस 117। अब आप टोटल करें तो इस साइड के टोटल से मैच करना चाहिए लेकिन वो टोटल करके दिखाना नहीं, मांगा नहीं है आपसे। कोई मसला नहीं, इशू कोई नहीं है। है? जी क्योंकि यूनिट फर्क है ना, नहीं ये निकल नहीं ऐसे अलग अलग। अच्छा बेटा ये शॉर्टकट लग सकता था, किस में लग सकता था? असल में ये एक्चुअल आउटपुट के यूनिट देखो सेम है, एक्चुअल आउटपुट के यूनिट क्या है ईपीयू में। तो शॉर्टकट क्या लगना था? अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो शॉर्टकट ये था, क्योंकि ये तीनों केसेस में यूनिट सेम आ रहे हैं तो आप ये भी कर सकते थे कि 7.8 पर यूनिट जो आया था जैसे पहले करते थे इनटू डायरेक्ट 2750 करें। इसमें शॉर्टकट लग सकता है, जिसमें ईपीयू में यूनिट सेम होंगे ना, ये यूनिट ईपीयू के वहां शॉर्टकट लग सकता है, वही आ जाएगा। चेक कर लो 7.8 को इंटू 2750 करो वही आएगा। इसी तरह इधर भी देखो यूनिट सेम है 150 150 150, तो इधर भी शॉर्टकट लग सकता है 7.8 पर यूनिट इंटू 150, लेकिन क्लोजिंग में नहीं लग सकता कभी भी। क्लोजिंग में शॉर्टकट क्यों नहीं लग सकता? ये यूनिट्स फर्क है, देखो कभी शॉर्टकट नहीं लगेगा। तो ये जो 7.8 है इसका मैं अब मैं आइंदा से जहां शॉर्टकट लगेगा मैं शॉर्टकट लगाऊंगा। शॉर्टकट है क्या? आप इंडिविजुअल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करने की बजाय ओवरऑल प्रोडक्ट कॉस्ट को इनटू यूनिट्स करें। ये हर वहां पर इस्तेमाल हो सकता है जहां पर ये यूनिट ईपीयू में सेम आए हो। जहां यूनिट फर्क आए होंगे तो आपको इंडिविजुअल एलिमेंट वाइज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, देन टोटल करना। वैसे तो मैंने सारी एक ही तरीके से की थी, लेकिन शॉर्टकट लगाना चाहे तो आप ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। और समझ आ रही है? जी जनाब, बस ये हो गया मुकम्मल हमारा, लेकिन अभी इसकी प्रैक्टिस रहती है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 7 नोट कर लें होमवर्क है आपका 7 और 8, 7 और 8। मैंने क्वेश्चन अभी 5 करवाना है, क्वेश्चन 5 ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 हमने करना है अभी, कल हम उस पर बात करेंगे, अभी 5 करना है हमने, क्वेश्चन 5। जी जनाब क्वेश्चन 5 करना है। जी बिल्कुल अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। पढ़ें आप जरा उसको 5 को, अभी करना है जनाब, अभी करना है। जी क्वेश्चन 5 किस अटेम्प्ट का है? स्प्रिंग 2017 का। मैं जरा पास पेपर में से निकाल लूँ उसकी शक्ल, जरा वहाँ फॉर्मेटिंग अच्छी है, यहाँ फॉर्मेटिंग नहीं अच्छी नहीं है। स्प्रिंग 17 आप पढ़ें एक दफा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन को एक दफा पढ़ें।
जी, ये नोट्स का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नोट्स का क्वेश्चन नंबर 5 है, कैटेगरी 2 का है ये, गलती से कैटेगरी 1 में लिखा हुआ है। और पास्ट पेपर कौन सी अटेम्प्ट है? स्प्रिंग 2017। अच्छा सवाल है, इसमें कई एम्बिग्विटीज है बच्चों के लिए, बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़े तो वो क्या कहता है? कहता है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट का पूरा नाम है वर्किंग प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, क्या बनाना है जी आपने? वर्किंग प्रोसेस अकाउंट बनाना है। और किस मंथ का बनाना है ये कल करेंगे, ये बी पार्ट कल करेंगे, बाकी ए पार्ट हम आज कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ एंट्रीज हैं वो मैं कल बताऊंगा। आल्दो मैंने बताई हैं कुछ, लेकिन सारी नहीं। तो ये कल करेंगे, बाकी आज आपने प्रोसेस अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में वो ये कहता है रावे लिमिटेड इज इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, इट रिसीव्स ऑर्डर। ये ऑर्डर रिसीव करती है, किससे रिसीव करती है? स्टील मैन्युफैक्चरर से। और फॉलो क्या करती है? लेकिन नीचे सारा डाटा फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग का दिया हुआ है। तो ये आई कि आपने थोड़ा धोखा दिया है। ये अपनी हर जॉब का प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं असल में। ये अपनी हर जॉब का, जॉब कहते हैं ऑर्डर को, अपने हर ऑर्डर का क्या बनाते हैं? तो ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के लफ्ज से परेशान नहीं होना, कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, परेशानी कोई नहीं है। बस ये बात ध्यान में रखनी, डाटा ऑर्डर का होगा सारा। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू एन ऑर्डर। ऑर्डर का डाटा दिया है। ऑर्डर कब मिला था? ऑर्डर किस तारीख को मिला था? 1 दिसंबर 2016 को ऑर्डर मिला था। ऑर्डर में कितने यूनिट आपने कस्टमर को बना के देने? 6000 यूनिट। अब हमने दिसंबर में क्या 6000 बनाए कि नहीं बनाए ये भी नहीं पता, लेकिन ऑर्डर टोटल कितने यूनिट्स का है? कहता है प्रोडक्शन डिटेल क्या है जी दिसंबर के मंथ की? प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। ये क्या चीज है? प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ये हमारी एक्चुअल आउटपुट होती है। ऑर्डर 6000 का मिला है, लेकिन हमने 6000 नहीं बनाए, हमने 3200 यूनिट बनाए। डिलीवर टू बायर, डिलीवर टू बायर का मतलब है बने हुए में से उसको शिपमेंट कितने की है? तो ये जो डिलीवर टू बायर है ये तो सेल यूनिट्स है। और हमारा जो प्रोसेस अकाउंट होता है ये प्रोडक्शन यूनिट्स पे बेस करता है, इसको इग्नोर करें। ये जो डिलीवर टू बायर या कस्टमर को डिलीवरी की है ना, ये सेल यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स रिजेक्टेड, यूनिट्स कितने यूनिट्स का रिजेक्शन है? तो ये एक एक्चुअल लॉस है। अब इसके अंदर नॉर्मल लॉस भी छुपा होता है और अब नॉर्मल लॉस भी। यूनिट्स रिजेक्टेड या यूनिट्स लॉस दी होती है, एक्चुअल लॉस होता है। नॉर्मल अब नॉर्मल आपने देखना है। इसने खुद वैसे कहीं नहीं आना, लेकिन ये कंपैरिजन में इस्तेमाल होगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है जी? 680। मटेरियल कितने परसेंट लग चुके हैं? कन्वर्जन कितनी लगी? अब इस क्वेश्चन में मैं 2 कॉलम बना सकता हूँ ईपीयू में। एक कॉलम मटेरियल के लिए होगा, दूसरा कॉलम किसके लिए होगा? कन्वर्जन के लिए। एक्चुअल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअली लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एक्चुअल लिखेंगे। एफओएच हमने एक्चुअल नहीं लिखने होते, मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट में बताया था कि हमने एफओएच एब्जॉर्ब लिखने होते हैं। अगर एब्जॉर्ब ना दिए हुए तो मजबूरन आप फिर एक्चुअल लिखेंगे, मजबूरन। प्रेफरेबल ये होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट में एब्जॉर्ब लिखे जाए। तो नीचे ये देखिए अप्लाइड रेट दिया हुआ है, ये एब्जॉर्प्शन रेट कितना दिया हुआ है? एफओएच का अप्लाइड रेट 120 रुपीज पर आवर। तो एफओएच अप्लाइड अगर आप निकालें 120 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 6320 7500 की आंदा है हम दसो। ये अच्छा, अंडर ओवर अप्लाइड जो होगा वो पीएलएस में जाएगा। अंडर ओवर अप्लाइड पीएलएस में जाएगा जी। कुछ सवाल है बच्चे? गुफ्तगू कर रहे हैं आप? कोई सवाल हो तो पूछे। अब ये एंट्रीज के लिए दिया हुआ है, एंट्रीज हम अभी नहीं कर रहे, ये लाइन छोड़ दें फिलहाल। कहता है यूनिट्स कंप्लीटेड आर इंस्पेक्टेड। कहता है जो यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, हम उनकी क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं और फिर उनको फिनिश गुड्स के स्टोर में भेजते हैं। इंस्पेक्शन के नतीजे में नॉर्मल रिजेक्शन, नॉर्मल रिजेक्शन का मतलब ये नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल रिजेक्शन कितने परसेंट है? 10% ऑफ यूनिट्स
10% ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। तो ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स कितने थे? ये थे। तो 3200 का 10% करें। नॉर्मल लॉस 320 है। नॉर्मल लॉस कितना है जी भाईजान? बताएं आप इधर भाईजान। इस सवाल में बाकियों ने नहीं बोलना। इस सवाल में अब एबनॉर्मल लॉस आएगा या एबनॉर्मल गेन? बोलना नहीं बाकियों ने। इस सवाल में एबनॉर्मल लॉस आएगा या एबनॉर्मल गेन? बोलना नहीं बाकियों ने। इस सवाल में एबनॉर्मल लॉस आएगा या एबनॉर्मल गेन? जी नहीं पता चला। रूल क्या होता है एबनॉर्मल लॉस का? पता कैसे चलता है? और एबनॉर्मल गेन का? लेकिन वो एडअप करने के अलावा भी रूल बताया था मैंने। वो तो जुगाड़ तरीका है। बोलना नहीं जी, बोलना नहीं। बोलने को कहा नहीं आपको। चुप जी। खामोश बैठे हैं। आपको जब कहेंगे तब बोले। मैंने मना कर रहा हूँ फिर बोली जा रही जी। बताएं। मैंने दो रूल, असल रूल तो वो नहीं है, वो तो जुगाड़ है कि आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। असल रूल तो मैंने आपको बताया हुआ। असल रूल क्या है? असल रूल हमने पढ़ा था यहाँ पे। आपको रूल याद नहीं रहेंगे तो फिर आपकी नैया डूब जाएगी, अगली दफा फेल हो जाएंगे। पता नहीं यहाँ कहीं लिखा था हमने रूल। आ जाते हैं जी रूल पर। ये रूल को 70 दफा दिखाएंगे फिर आप वहीं के वहीं खड़े हैं। पंजाबी में इसको कहते हैं जिथों दी खोती उत्ते ही आन खलोती है। आ वेख लो पानी। असि लिखा है, लिखवाया सी, पता नहीं क्या मैंने नीचे था। हाँ जी। ये क्या लिखवाया था? असल तरीका तो ये है, वो तो जुगाड़ है कि हम बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं जी। एक्चुअल लॉस अगर नॉर्मल लॉस से ज्यादा होगा तो अब नॉर्मल लॉस है, अदरवाइज एक्चुअल लॉस अगर कम हो तो। इस सवाल में अब आपका जो एक्चुअल लॉस है वो ये दिया हुआ है। डाटा आंखों में नहीं होगा आपके तो मुश्किल में आएंगे। एक्चुअल लॉस 120 यूनिट का रिजेक्शन का हुआ है। ये एक्चुअल लॉस है क्योंकि ये एक्चुअल डाटा दिया सारा। और नीचे ये 320 यूनिट का नॉर्मल लॉस है जी। एक्चुअल लॉस 120 यूनिट का है। नॉर्मल लॉस आपने जो एस्टिमेट किया था वो 320 यूनिट का किया था जी। एक्चुअल लॉस मोर देन नॉर्मल लॉस है या एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम है, ये अब आपने देख के रूल अप्लाई करना है। हम 200 पाए, 200 का एबनॉर्मल गेन आ जाएगा है जी। और जवान ठीक है। 200 का कैसे पता चला? इन दो को आपस में कंपेयर किया है। एक्चुअल लॉस 200 यूनिट्स का है और जो नॉर्मल लॉस हमने एस्टिमेट किया था, ओहो सॉरी 120 का जी बिल्कुल। एक्चुअल लॉस 120 का है, बल्कि हमने एस्टिमेट किया था 320 का लॉस होगा। एक्चुअल लॉस 120 का हुआ, कम लॉस हुआ। तो जितना कम लॉस हुआ आपकी उम्मीद से वो 200 का एबनॉर्मल गेन है। तो इस सवाल में 200 यूनिट्स का क्या है? एबनॉर्मल गेन है। आगे नीचे लिखता है रिजेक्टेड यूनिट जो है, जो आपके लॉस वाले यूनिट हैं, वो कितने पे स्क्रैप होंगे? 150 पे। कंपनी कौन सा मेथड यूज करती है? वेटेड एवरेज। ये तब तक इस्तेमाल नहीं होता जब तक क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ना आ जाए। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कैटेगरी नंबर 3 में आएगा ये। जब क्लोजिंग के साथ साथ ओपनिंग आ जाए तब आपको ये मेथड लगाना होता है। तो ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, बच्चे परेशान हो गए। ये तब अप्लाई होता है फाइफो या आपको जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ साथ क्वेश्चन में क्या दिया हो। इस सवाल में सिर्फ क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है। जब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आते हैं तो फाइफो एफओ में से कोई एक मेथड लगता है। चले, सवाल सारा मुकम्मल हो गया है। इस सवाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये नहीं बताया हुआ कि प्रोडक्शन कितने यूनिट की स्टार्ट करेंगे, इनपुट कितने यूनिट्स के ये नहीं बताएगी। ये तो बताया कि ऑर्डर 6000 यूनिट का मिला है।
लेकिन हम दिसंबर के मंथ में कितनी प्रोडक्शन स्टार्ट की है बताया हुआ, ये नहीं बताया हुआ। कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन कंप्लीट की है ये बताया। नॉर्मल लॉस कितने यूनिट का है ये पता है। अब नॉर्मल लॉस नहीं है बल्कि क्या है, नॉर्मल गेन है। इस तरह का डाटा मिसिंग होता है ना, तब आपको ये एक्चुअल लॉस दिया होगा। कितने यूनिट की प्रोडक्शन शुरू की है बच्चे, अगर यहाँ पे 6000 यूनिट लिख देंगे तो पता नहीं 6001 किस में बनाने, 2 किस्तों में बनाने, 2 महीने में बनाने। ऑर्डर 6000 यूनिट का है, लेकिन हमने 6000 बनाने नहीं शुरू किए, हमने 3200 कंप्लीट किया। पता नहीं अब बना आपको ये नॉर्मल लॉस कितना है, अब नॉर्मल गेन कितना है, एक्चुअल आउटपुट कितनी है, क्लोजिंग कितना है, तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। जी टोटल यहाँ करें, क्रेडिट साइड का टोटल करें और ये बैलेंसिंग फिगर अब निकालनी पड़ेगी। 4000 आ रहा है, अच्छा टोटल 4200 है। तो असल में इस इदारे ने जो प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है वो कितने यूनिट्स की करनी है। अब अगर आप बैलेंसिंग फिगर के चक्कर में पड़ेंगे तो खपते रहेंगे, क्योंकि 2 रकमें मिसिंग है। टी अकाउंट की कितनी रकमें मिसिंग है, 2। इनपुट भी मिसिंग है, अब नॉर्मल गेन भी मिसिंग है। अब नॉर्मल गेन हम पढ़ सकते थे सवाल में से, लेकिन इनपुट को बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ना है। तो सवाल का पॉइंट नंबर 1 यही था कि अब आपको इनपुट वगैरह नहीं दी। चलो भी बनाओ प्रोसेस अकाउंट, जल्दी बनाओ, जो बनाता जाए वो जा सकता है। चलो शाबाश, बस जो बना ले वो जा सकता है। आपने बनाना है, जल्दी करें, शाबाश। ठीक है, कल काम चेक होना है, कमांडो एक्शन है। कमांडो एक्शन समझे, ओहो सॉरी, कल कमांडो एक्शन है। सवाल नहीं 3.2 तक करनी है एग्जाम्पल। जी ये पढ़ने को कहा जी, पढ़े शाबाश, और सॉल्व करें। जो कर ले वो चेक करवा के जा सकता है। होमवर्क क्या है आज का, एग्जाम्पल 1.1 से लेकर 3.2 तक, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर नोट्स का 7 और 8। तो आज होमवर्क जरा ज्यादा है और कल चेक होना है ये सारा होमवर्क। कल होमवर्क चेक होना है, तो या तो आप करके आए या छुट्टी मारे, दोनों में से कोई एक अमल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, होमवर्क है। चलो परसों से ही, कल छुट्टी। कल का मतलब होता है नेक्स्ट वर्किंग डे। पॉइंट की वजह से फर्क आ रहा है। चलो चेक कराना फिर बताते हैं। करें जी, बस आप इसको करें मुकम्मल, शाबाश, और बताएं क्या आता